तो भाई जो हमारे शरीर की तीसरी धातु है यह है मांस धातु। हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। उसमें से रस, रक्त के बाद तीसरी जो धातु आती है वो है मांस धातु। धातु किसे कहते हैं? धातु कहते हैं जो शरीर का धारण व पोषण दोनों करे। धारण मतलब होता है ग्रोथ कराना, पोषण मतलब होता है न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करना। यदि कोई चीज, कोई द्रव शरीर में सिर्फ धारण कर रहा है, पोषण नहीं कर रहा है, उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, धातु और उपधातु में अंतर सिर्फ इतना है कि धातु धारण और पोषण मतलब कि ग्रोथ और न्यूरिशमेंट दोनों करवाती है, वहीं जो उपधातु है सिर्फ धारण कर सकती है, ग्रोथ करवा सकती है, पोषण नहीं कर सकती है। की उत्पत्ति कैसे होती है? जो आपका आहार रस है जब वो मांसवाही स्रोतों में जाता है, तो जिसके स्रोत में जब कोई चीज जाती है तो वहां पे उसकी अग्नि मिलती है जिससे उसका पाक होता है। अब मान लो आहार रस जब मांसवाही स्रोतों में जाएगा तो वहां पे मांस अग्नि के द्वारा पाक होके उसको जो है सार और किट में विभाजित किया जाएगा। जो सार भाग है उसके 2 भाग होंगे, स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग। स्थूल का मतलब होता है मेजॉरिटी पोर्शन, यानी ज्यादा मात्रा में क्या बना और कम मात्रा में क्या बना। स्थूल भाग मतलब मेजॉरिटी पोर्शन और आपका सूक्ष्म भाग यानी माइनॉरिटी में क्या बना, कम मात्रा में क्या बना। ठीक है, तो जो स्थूल भाग है उसमें मांस धातु बनेगी। कैसे बनी? फिर से आहार रस मांसवाही स्रोतों में गया, आहार रस मांसवाही स्रोतों में गया, मांस अग्नि मिली, मांस अग्नि ने उसका पाक किया, पाक करके उसको 2 भाग में विभाजित किया। सार भाग था, किट भाग था, और आपका जो सार भाग था वो 2 भागों में विभाजित था। सार भाग जो 2 भाग में विभाजित था, पहला था स्थूल भाग, दूसरा था सूक्ष्म भाग। सार भाग का जो स्थूल भाग है मेजॉरिटी पोर्शन मतलब कि मांस धातु बनेगी। ठीक है, और जो माइनॉरिटी पोर्शन है सूक्ष्म भाग उसमें मेद धातु बनेगी। मेद क्या है? मेद है इसकी उत्तर धातु, इसकी उत्तर धातु। ठीक है, और इसमें जो मल है, मल क्या बनता है? कान, नाक और आंख का जो मैल होता है। कान में वैक्स होती है, आंख में लीड आती है, नाक से रहट, ये तीनों जो है इसका मल है मांस का। ठीक है, और दूसरा तरीका इसमें इसकी उत्पत्ति का क्या है? जो आपका रक्त है, रक्त का सूक्ष्म भाग जो होता है उसमें जो है आपके मांस समंश पाए जाते हैं, उनसे जो है मांस की उत्पत्ति होती है। 2 तरीके से उत्पत्ति हो गई। इसके पर्याय जो है मुख्य रूप से मांस, अमीश और आपका तरस। ठीक है, रस, रक्त जो है ये मांस से पहले की धातु है। रस और रक्त मांस से पहले की धातु है और दोनों ही द्रव स्वरूप में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में। मांस पहली ऐसी धातु है जो ठोस स्वरूप में है। ठीक है, घन स्वरूप में है। इसके बाद है जो मांस है, मांस क्या करती है? मांस अस्थि की सतह पर जो है चिपक जाती है। ठीक है, आच्छादित हो जाती है, आश्रित हो जाती है, अस्थि के ऊपर आच्छादित हो जाती है, चिपक जाती है, लेपित हो जाती है, लेप हो जाती है, अस्थि के ऊपर चिपक जाती है। ठीक है, और अस्थियों को बल प्रदान करती है। ठीक है, जो आपका जो वो होता है ना मैकेनिकल स्ट्रेस, उसे झेलने के लिए आप अपने शरीर से काम कर पा रहे हो, क्योंकि अस्थियों को जो बल प्रदान हो रहा है वो मांस के द्वारा हो रहा है। मांस उसे दृढ़ता प्रदान कर रहा है। ठीक है, वहीं पे एक आचार्य कहते हैं कि जो आपका रक्त है, रक्त पर जब वायु, अग्नि और जल की क्रिया होती है तो वो घन स्वरूप को प्राप्त करता है। मतलब कि अग्नि और जल, ठीक है, और वायु, ये 3 महाभूत जब क्रिया करते हैं किस पर? रक्त पर। रक्त पर जब वायु, अग्नि और जल की क्रिया होती है, ठीक है, तो जो आपका रक्त है उसमें चेंज आते हैं और वो घन स्वरूप को प्राप्त होकर मांस की संज्ञा को पाता है, वो मांस कह दिया जाता है। ठीक है, मांस जो है, मांस को यदि हम विभक्त कर दें, मांस को अगर हम जो है टुकड़े टुकड़ों में बांट दें, ठीक है, तो वो जो आपका मांस का विभक्त रूप है उसे हम पेशी कहते हैं। मांस का विभक्त रूप पेशी है। ठीक है, मांस में जो वायु है जब प्रवेश करती है, मांस जो है एक पिंड मान लो, ठीक है, एक बड़ा पिंड, उसमें जब वायु घुसती है तो वायु उसको जो है तोड़ देती है। वायु क्या करती है? उस मांस के पिंड को विभाजित करती है और विभाजित करके जो है पेशी का निर्माण करती है। मांस और पेशी में फर्क इतना है कि मांस जो है विभाजित हो गया पेशियों में, किसके द्वारा? वायु के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या है? पेशी अंग प्रत्यंगों को दृढ़ता प्रदान करती है। मांस भी वही कर रहा है। मांस और पेशी में कोई फर्क नहीं है। मांस को अगर तुम एक पिंड मानोगे तो पेशी उसका विभक्त रूप है। ठीक है, ये हो गया, दृढ़ता प्रदान कर रहा है। पेशी हमारे शरीर में भगवान सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने जो है 500 बताई हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? मांस धातु
कि यदि हम परतों को खोलें, मांस धातु है भाई, अलग अलग जो मसल्स होती हैं एक के ऊपर एक जो है चढ़ी हुई होती हैं, अगर हम उनको हटाना शुरू करें तो नीचे एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिखता है हमें, ठीक है, सफेद रंग का एक पदार्थ दिखता है, उसे हम स्नायु और कंडरा कहते हैं। स्नायु का मतलब होता है लिगामेंट्स, कंडरा का मतलब होता है टेंडन। कंडरा को ही जो है सर्कुलर लिगामेंट कहा जाता है, ठीक है। हालांकि जो कंडरा है उसका एक्चुअल जो अगर कोरिलेशन करोगे तो टेंडन से आता है, ठीक है। अब क्या है, जो स्नायु और कंडरा हैं, ठीक है, स्नायु और कंडरा हैं, ये क्या करती है, ये मांस को अस्थि से जोड़ के रखती हैं, मांस को अस्थि से जोड़ के रखती हैं, अस्थि को अस्थि से जोड़ के रखती हैं। कौन, स्नायु और कंडरा, इनका मुख्य काम है मांस को अस्थि से जोड़ के रखना, अस्थि को अस्थि से जोड़ के रखना, बोन टू बोन, मसल टू बोन, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका जो मेद धातु है, जो आपकी मेद धातु है उसकी उपधातु क्या है, स्नायु। मेद की उपधातु क्या है, स्नायु। और आपकी रक्त की उपधातु क्या है, कंडरा, ठीक है, कंडरा, टेंडन, ठीक है। मेद इसकी उत्तर धातु है, ठीक है, पर शरीर में तो पहले से है। सातों धातु जब शरीर में मौजूद हैं, 3 दोष मौजूद हैं, 3 मल मौजूद है, तभी तो शरीर काम कर रहा है। जो आपका फिजियोलॉजी है बॉडी की, जो क्रिया शरीर है, वो तभी तो काम कर रहा है जब हर चीज पहले से मौजूद है। मतलब कि जो मेद के द्वारा उपधातु बनाई जाती है, क्या, स्नायु, उस स्नायु का काम होता है मांस को, अपनी पूर्व धातु को, मांस को अस्थि से, मेद की उत्तर धातु अस्थि, अपनी पूर्व धातु को उत्तर धातु से जोड़ के रखना, बीच में लिंकेज का काम, एक ब्रिज का काम कौन कर रहा है, स्नायु। किसकी उपधातु है, मेद की। कंडरा किसकी उपधातु है, रक्त की, ठीक है। इसके बाद आ गया जो मांस है, मांस जब स्नायु के द्वारा जो है अस्थि से जोड़ दिया जाता है तो वो हमारे बॉडी को खड़े रहने में सहायक होता है, मदद करता है। हमारा शरीर खड़ा है, ठीक है, तो उसमें जो एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो स्नायु की है। स्नायु की वजह से जो हड्डियां जुड़ी हुई हैं, यदि स्नायु और मांस ना हो तो ये जो कंकाल है ये ऐसे गिर जाएगा। गौर करना, तार और कील से जोड़ के रखा जाता है कंकाल को। शरीर में तो तार और कील नहीं है ना, तो कौन जोड़ रहा है, स्नायु जोड़ रहा है, कंडरा जोड़ रही है, ठीक है। इसके बाद आ गया मांस का स्थान क्या है, मांस का स्थान है सिरा, स्नायु, अस्थि पर्व, अस्थि पर्व मतलब कि अस्थि के ऊपर, ठीक है, और संधियों में, यहां ये पाया जाता है, सिरा में, स्नायु में, अस्थि पर्व और संधियों में। मतलब कि जहां पे भाई स्नायु होगी वहीं पे तो मांस अस्थि से जुड़ेगा। मांस जहां जहां अस्थि से जुड़ा हुआ है वहां वहां मतलब स्नायु है, वहां स्नायु है जब तो जुड़ा है, ना तो जुड़ता कैसे, समझ रहे हो। सिरा, जहां जहां सिरा है वहां वहां मांस है, मांस है उसी के अंदर तो ये सिराए बहरी हैं, ठीक है। उसके बाद अस्थि पर्व है या संधियां, जहां संधियां है वहां पे है मांस, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका कर्म, इसका मुख्य कर्म क्या है, लेप हो रहा है, अस्थि के ऊपर लेप होना, लेपन, प्रीणन, जीवन, लेपन, लेप होना इसका कर्म है। ये लेप होता है, हमारे अस्थियों को बल प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, जिससे वो कार्य को कर सके, ठीक है। इसके बाद आ गया ये किस महाभूत प्रधान है, पहला धातु है जो घन स्वरूप में है, यानी ये पृथ्वी महाभूत प्रधान है, ये पृथ्वी महाभूत प्रधान है। इसके 6 के लक्षण क्या है, नितंब होता है चूतड़ वाला एरिया, ठीक है, नितंब, ग्रीवा, नाड़, ठीक है, उदर में शुष्कता आ जाती है, पतले हो जाते हैं। कहते हैं ना पहले तो अच्छा खासा था, भरा भरा, अब पिचक गया है, समझ रहे हो। तो वो शुष्कता कब आती है, जब मांस का क्षय हो जाता है, वो मांस के 6 के लक्षण है। वृद्धि के लक्षण उल्टा कर दो, ग्रीवा, नितंब और उदर में अति वृद्धि, बड़े हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, साइज बढ़ जाएगा। सेम है, इससे बढ़िया लक्षण वृद्धि और क्षय के तुम्हें बुक में भी नहीं मिलेंगे। बुक में ऐसी बकचोदी होगी जो तुम याद करोगे ना जब पेपर में तो कंफ्यूज होगे, क्योंकि सात धातु है, ठीक है। इसमें 3 चीज याद कर लो, एक में 6 हो गया तो जो है शुष्कता आ जाएगी, सूखापन आ जाएगा, और उसी का अपोजिट कर दो वृद्धि में, ठीक है। उसके बाद आ गया मांस वह स्रोतस का मूल क्या है, स्नायु व त्वचा, त्वचा के नीचे स्नायु के ऊपर मूल मांस का, ठीक है।
ये हो गई मांस धातु कंप्लीट। कंप्लीट।